व्यूअर्स, आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मायूस थी। आज का दिन न्यू ईयर का था जहाँ पे आसपास सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और यही खुशी के पल में लिली ने अपना बेटा खो दिया था। वो भी आज के दिन है जिस कारण से वो हद से ज़्यादा मायूस थी। इसके बाद लिली अपने हस्बैंड जाओ को कॉल लगाती है जहाँ पे जाओ का कॉल बार बार व्यस्त आ रहा था, जिस कारण से उसे सेल्फ डाउट होने लगा कि असल में वो उसे लव भी करता है या फिर नहीं, क्योंकि लिली को बहुत सारे पास्ट के मोमेंट्स याद आ रहे थे जहाँ पे जब वो लोग साथ में जाया करते थे और जाओ उनके बेटे पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया करता था ये कह के कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड बिल्कुल नहीं हूँ, सो मेरे साथ इतनी फ्रीली बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमें उस पल का भी सिचुएशन दिखाई देता है जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पे लिली बार बार अपनी हस्बैंड जाओ को कॉल तो करती है पर उसका हस्बैंड आता नहीं है। बदले में कहता है कि मैं बिज़ी हूँ अपने काम के लिए, तुम उसे लेके हॉस्पिटल चले जाओ। इतने में ही वो अपने फ़ोन को चेक करती है। वो एक इंटरनेट के पोस्टर को देखती है जो कि उसकी बहन डेज़ी ने पोस्ट की हुई होती है, जहाँ पे डेज़ी उसके हस्बैंड मतलब लिली के हस्बैंड जाओ के साथ थी और उसने उन दोनों की फ़ोटो के साथ साथ ऊपर लिखा भी था कि ये आज तक की सबसे अच्छी न्यू ईयर है जो कि मैं अपने फेवरेट पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। और ये पोस्ट देख के लिली समझ गई होती है कि उसके हस्बैंड की ज़िंदगी में अब उसकी और भी कोई जगह नहीं है और उसको अब उसके हस्बैंड के साथ रह के कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए बहुत ही मायूसी के साथ उस पोस्ट में वो कमेंट कर देती है बहुत सारे हार्ट के साथ कि हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी मैरिज लाइफ। और इतने में ये कमेंट जाओ पढ़ लेता है और इसके बाद वो तुरंत लिली को कॉल लगा लेता है, जहाँ पे वो कॉल करने के बाद ही लिली को कहे जा रहा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतनी जल्दी चिढ़ कैसे सकते हो। नॉर्मली तुम्हारी बहन ने बस अपनी खुशी को जताया है इसलिए 2-3 पोस्ट कर दिया है और तुम ऐसा उस पर कुछ भी कमेंट कैसे कर सकते हो, और ऐसे भी तुम यहाँ पे कब तक पहुँच रहे हो। जहाँ पे लिली जवाब देती है कि वो वहाँ पे वापस नहीं आने वाली है और यहाँ पे जाओ तो उसके ऊपर गुस्सा ही करने लग जाता है। वो कहने लगता है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है ताकि हम एक साथ खाना खा पाएँ और तुम यहाँ पे क्या ड्रामा शुरू करके रखी हो। जहाँ पे लिली जवाब देती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो। जहाँ पे जाओ कहता है कि तुम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो लिली, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने से मना कर दूंगा। जहाँ पे लिली भी बिल्कुल मायूसी के साथ जवाब देती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और ऐसे भी समय आ ही चुका है, हमें अब ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए। इतना कहने के बाद लिली उस कॉल को कट कर देती है और दूसरी तरफ तो खुद जाओ शॉक ही हो जाता है कि असल में लिली ऐसी डिसीजन क्यों ली। इसके बाद हमें एक्चुअल सीन दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था, जहाँ पे हम एक कार में लिली और जाओ के साथ उनका बेटा एरिक को देखते हैं, जहाँ पे वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो तीनों जाओ के घर मिलने जा रहे थे। वो लोग काफ़ी एक्साइटेड भी थे और इतने में ही जाओ के फ़ोन में डेज़ी का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो कहता है उसे बहुत ही ज़्यादा स्टमक एक हो रहा है। और ये सुनने के बाद ही जाओ उस गाड़ी को धड़ाम से ब्रेक लगाता है और साथ ही साथ लिली को अपने बेटे के साथ गाड़ी से उतर जाने के लिए कहता है, जो सुन के लिली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पे एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हो। हम लोग एक साथ तुम्हारे घर जा रहे हैं तुम्हारे पेरेंट के साथ बात करने के लिए हमारी शादी के बारे में, पर अब तुम कह रहे हो कि मैं उतर जाऊँ। जहाँ पे जाओ कहने लगता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे जाना ही होगा, तुम मेरे घर पहुँच जाओ बात कर लो। और तुमने सुना नहीं क्या, उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी फ़िलहाल मुझे डेज़ी के पास जाना ही पड़ेगा। जहाँ पे लिली कहती है कि ये तो बीच रोड है, हम लोग जाएंगे कैसे, तुम ये सोचो पहले। और जाओ भी कहता है कि ये एक रोड है, यहाँ पे तुम्हें कोई भी टैक्सी भी मिल जाएगी। जहाँ पे लिली उसे समझाने की कोशिश करती है ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान है और यहाँ पे एक कार तो क्या एक राइड साइकिल भी नहीं दिख रही है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें टैक्सी मिल जाएगी। उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के एरिक पीछे बैठ के सिंपली डरा हुआ था। जब वो अपने डैड को बुलाने के साथ साथ ही जाओ बहुत ही गुस्से में उसे जवाब देता है कि अभी तक तुम्हारे मॉम के साथ मेरी शादी नहीं हुआ है तो मुझे डैड बुलाना बंद करो, तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो जो कि तुम मुझे डैड कह के बुलाओ। ऐसी बातें सुनते ही तो लिली जाओ को एरिक से ऐसे बात करने से मना कर देता है। हाँ दूसरी तरफ एरिक बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था
और वो लिली से कहने लगता है कि मॉम प्लीज़ मुझे इस कार से उतरना है, मुझे आपके साथ चल के जाना है। और दूसरी तरफ एक कावड़ जाओ इन दोनों को रास्ते में उतर के ही वहाँ से चला जाता है कार लेके। उतरने के बाद लिली अपने छोटे से बेटे को कहता है, एरिक तुम फुटपाथ के साइड में बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे। जहाँ पे एरिक कहती है, नहीं मम्मा मैं नहीं बैठना चाहता फुटपाथ में, नहीं तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मैं बिल्कुल नहीं पसंद आऊँगा। ये बात सुन के लिली अपना जैकेट उतार के एरिक को देने लगती है। इतने में एरिक को हार्ट स्ट्रोक आने लगता है, जहाँ पे उसके हार्ट में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि एरिक को बहुत पहले से ही हार्ट में दिक्कत होती है। तो इतने में लिली को याद आती है कि एरिक के जितने भी मेडिसिन है और उसके ज़रूरत के सामान सारे के सारे उस कार में ही रह गए। इस सिचुएशन में लिली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत जाओ को कॉल करने लगती है, जहाँ पे बार बार जाओ कॉल कट करने लगता है। लिली कॉल पे कॉल जाओ को कर ही जा रही थी और वो बेशरम इंसान एक भी कॉल लिली का नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ एरिक जो छोटा सा बच्चा है, उसका हार्ट दुखने के साथ साथ उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी, उसके सांसें भर ही रही थी और ऐसे ही साथ साथ उसने उसका आखिरी दम तोड़ दिया। जो देख के लिली एज आ मदर बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो पास होते हुए भी अपने बेटे को ना बचा पाया। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे लिली जाओ को ब्रेकअप के लिए बोल रही होती है। हाँ, दूसरी तरफ जाओ भी उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और इसके बगल में था डेजी, और इतने में ही वो अपना पेट दर्द का नाटक शुरू कर देती है। फिर भी जाओ चिल्ला के लिली के ऊपर कहने लगता है, अपना नाटक चुपचाप बंद करो और तुम्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। इतना कह के वो उस कॉल को कट कर देता है। इसके बाद वो डेजी को बहुत ही ज़्यादा दूर करके अपने घर में लेके जा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली के पास थोड़ी देर में एक नर्स आ जाती है और वो लिली को देख के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और साथ ही साथ वो खुद को ही दोषी ठहराने लगती है इस सब के लिए। इसके बाद सीधा हम उसके बेटे का फ्यूनरल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो उसकी आखिरी फ़ोटो लेके आ ही रही होती है। कई दिनों तक वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है, एक ही जगह बैठी रहती है। वो सोफे में बैठी हुई थी और इतने में ही आधी रात को जाओ आ जाता है, जहाँ पे वो उसे देख के कहता है, इतनी रात में तुम लाइट्स ऑन करके क्यों बैठे हो। इसके बाद वो लिली के पास आके बैठ जाता है, जिसे देख के लिली उससे पूछती है कि तुम 7 दिन बाद घर आए हो। जहाँ पे जाओ कहता है कि लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ वो लिली के पास चले जाता है उसे किस करने के लिए, जहाँ पे लिली उस किस को रिफ्यूज़ कर देती है। और जाओ कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की। लिली तो जाओ की तरफ देखती भी नहीं है, वो अपने बस बेटे की फ़ोटो की तरफ देखती रहती है। जहाँ पे जाओ गुस्सा के कहने लगता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है। जहाँ पे लिली अब जाओ को पूछने लग जाती है, उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ पे जाओ कहने लगता है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो, ऐसे भी डेज़ी बेचारी इतने दिन बाद चाइना में लौटी थी, इसलिए मैं स्टमक में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं उसको कंपनी देने के लिए चला गया था। जहाँ पे लिली उसे समझाने लग जाती है कि अगर किसी को पेट दर्द, गला दर्द, सर दर्द कुछ भी या फिर कोई मर भी रहा हो तो इंसान डॉक्टर को कॉल लगाता है, पर तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना कि तुम वहाँ पे जाओगे और उसका पेट दर्द, गला दर्द सब ठीक हो जाएगा। ये सारी बात सुन के जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो लिली को ये सब बातें करने से मना कर देता है। इसके बाद वो उनके शादी के मतलब लिली और जाओ के शादी के इनविटेशन कार्ड दिखाने लग जाता है और कहता है, देखो मैंने और डैड ने मिलके हमारे शादी के डेट फिक्स कर दिए, साथ ही साथ अरेंजमेंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर तुम ये लो और अपने रिलेटिव्स को ये दे देना जिससे कि वो लोग हमारी शादी को अटेंड कर पाएँ। जहाँ पे लिली कहने लगती है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा देर हो चुके हैं, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बात सुन के दो एकदम जाओ बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और तो और वो अब सच में मुझसे डैड बुला पाए। जहाँ पे लिली बहुत ही कोल्डली उसे जवाब देती है कि अब एरिक तुम्हें कभी भी और डैड नहीं बुलाएगा। जाओ ये सब सुन के लिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अपने बकवास तुम बंद करो पहले। जहाँ पे लिली को वो बातें याद आने लगती है जिस दिन जाओ के पेरेंट के घर मिलने जाने के टाइम पे रूम में एरिक रेडी हो रहा था। वो चाहता था कि वो डिसेंट लगे जिससे कि उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उसे एक्सेप्ट कर ले, और थोड़ी देर में वहाँ पे लिली आ जाती है।
तो वो उसकी मॉम से भी पूछने लगता है, जहाँ पे लिली उसे जवाब देती है, तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रेसअप होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम्हें तो मोटे मोटे कपड़े पहनना चाहिए। जहाँ पे फैशन के चक्कर में एरिक मना कर देता है मोटे कपड़े पहनने से। वो कहने लगता है कि अगर मैं मोटे कपड़े पहनूंगी तो फिर वो समझेंगे मैं मोटा हूँ, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा मोटे नहीं दिख सकता, नहीं तो वो लोग ये भी सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं बिल्कुल एक्सरसाइज भी नहीं करता और मैं ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बिल्कुल पसंद नहीं आऊँगा। एरिक बहुत समय से दिल से चाहता था कि उस अंकल के साथ उसकी मॉम मतलब लिली की शादी हो जाए, जिससे कि वो उस अंकल को डैड बुला पाए। एरिक की ये सारी बातें सुन के उस दिन लिली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे अब तक लिली जाओ को बता नहीं पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ जाओ पूरे घर में एरिक को बुलाने लग जाता है, पर यहाँ पे एरिक का तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था। जहाँ पे जाओ सोच लेता है शायद लिली ने उसे रास्ते में ही छोड़ के आ गई है। इसके बाद जाओ किसी को कॉल लगाने वाला था, उतनी देर में उसकी लवर डेज़ी का कॉल आने लगती है और वो कॉल आते हुए लिली भी देख लेती है पर कुछ कहती नहीं है। वो कॉल पिकअप करने के लिए उसे थोड़ा दूर में चले जाता है, जहाँ पे जाओ को पता लगता है कि डेज़ी हॉस्पिटलाइज है। ये न्यूज़ सुन के तो मानो वो बौखला ही जाता है और तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। पर जाते हुए जाओ की पैर एरिक के फ़ोटो से टकराता है, जहाँ पे एरिक का फ़ोटो गिर जाता है नीचे। और इस बात को जाओ ने नोटिस तक नहीं किया। वो जाने ही लगता है कि लिली यहाँ पे बोलने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे डेज़ी का बहुत ही ज़्यादा फिक्र है ना, तुमने आज तक उस वेडिंग इनविटेशन कार्ड को टेबल में रख के ही जाओ वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कम से कम शादी के लिए ढंग से रेडी हो जाना। उसके बाद मायूस लिली एरिक के फ़ोटो के पास जाती है और साथ में उसे उठाते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। साथ में कहने लगती है कि मुझे पता था तुम्हारा सपना था एंटार्कटिका में जाके पेंगुइन्स देखने का, पर मुझे तक नहीं है, पर मैं तुम्हारी आखिरी विश को ज़रूर पूरा करूँगी। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। दूसरे सीन में हम देखते हैं लिली अपने केबिन में बैठ के कुछ रिसर्च कर रही होती है। फाइनली उसे एक अच्छी डेट मिल जाती है, साथ ही साथ फ्लाइट के टिकट भी। उसके बाद वो एयरलाइन पे कॉल करती है और टिकट को बुक कर देती है और थोड़ी देर में ही वहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पे वो असिस्टेंट कहने लगता है मिस्टर जाओ एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्चन की खुशी में एक पार्टी रखा है, जहाँ पे आपको भी आना है। लिसा को यहाँ पे उस इवेंट पे नहीं जाना होता है, पर वो इतना चाहता था कि जाते जाते उसे एक अच्छा फेयरवेल दे के जाए, जिस कारण से वो उस इवेंट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें सीधा उस इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इवेंट स्टार्ट हो चुका था और उस इवेंट का होस्ट अनाउंसमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करे जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रोडक्ट को किसी और ने इन्वेंट नहीं किया था, बल्कि यहाँ पे लिली ने इस प्रोडक्ट की इन्वेंट की थी। इसके बाद वो होस्ट उस प्रोडक्ट के ओनर को स्टेज में बुलाता है स्पीच देने के लिए। ये सुनने के बाद यूजुअली स्टेज की तरफ लिली बढ़ने लगी थी, पर इतने में यहाँ पे जाओ आके उसे रोक लेता है। जाओ कहने लगता है तुम्हें स्टेज की तरफ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे लिली भी पूछने लग जाती है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, मेरी स्पीच शुरू होने वाली है। और जाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ पे स्पीच देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद स्टेज की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे तुरंत ही लिली डेज़ी को देखती है, जो देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो वो जाओ से कहने लगती है कि इस वॉच को मैंने इन्वेंट की थी, इस प्रोडक्ट के ओनर मैं हूँ, मैंने इन्वेंशन किया है इसे, और मैं देना चाहती हूँ ये स्पीच, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट मेरी है, ना कि डेज़ी की है। जाओ उसे बहुत ही रफली जवाब देता है कि ज़्यादा नाटक मत करो, इस प्रोडक्ट को इन्वेंट किसी ने भी किया हो, तुमने या डेज़ी को, क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे भी इस फील्ड में डेज़ी न्यू आई है, तो फिर उसे तो कुछ रिसोर्स साथ में जान पहचान की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। ये सारी बातें सुनने के बाद लिली तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जाओ से पूछती है कल रात को शायद तुमने एरिक को कॉल नहीं किया ना। जहाँ पे जाओ कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसके बाद जाओ से याद दिलाने लगता है कि कल हमारी वेडिंग है, तुम भूल तो नहीं गई, और पूछता है कि तुम रेडी तो हो ना वेडिंग के लिए।
जहाँ पे लिली भी जवाब देती है, हाँ मैं कल के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और रेडी भी। इसके बाद जाओ जब एरिक को कॉल लगाने लग जाता है तो लिली सीधा मना कर देती है, और वो तो बताने ही वाली थी कि एरिक अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसी के बीच डेजी की स्पीच ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में टांग अड़ाने के लिए आ जाती है वो। और आते ही एक शैंपेन के ग्लास लिली को ऑफर करने लग जाती है, साथ में उसे थैंक यू भी कहती है उसकी स्पीच देने के लिए। उसके बाद जाओ को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है तो वो उस शैंपेन का ग्लास खुद ले लेता है और साथ ही साथ डेजी को अप्रिशिएशन देने लगता है और उसे अडोर भी करने लगता है। ये चीज़ देख के लिली सच में बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो जाओ के हाथों से वो शैंपेन की ग्लास लेके एक बार में पूरी की पूरी ड्रिंक ख़त्म कर देती है और गुस्से में ही वहाँ से चली भी जाती है। जाओ यहाँ पे बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो बिल्कुल भी उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। उसके बाद हम देखते हैं लिली उसके केबिन में जाके उसकी सारे के सारे सामान पैक करने लग जाती हैं। इतने में ही वो अपनी फ़ोन को नोटिस करती है जहाँ पे डेजी ने कुछ फ़ोटो भेजे थे उसकी और साथ में जाओ की। तो तुरंत ही लिली क्या करती है, उस फ़ोटो को मार्च कर देती है, साथ में ऑनलाइन पोस्ट कर देती है टैग के साथ कि अब मैं इस कंपनी को क्विट कर रही हूँ। और दूसरी तरफ इवन के सारे लोग उस पोस्ट को देखने लग जाते हैं और साथ ही साथ जाओ को सब देखने भी लग जाते हैं। और ये पोस्ट देख के तो जाओ तुरंत ही भागने लग जाता है अपने कंपनी की ओर, जहाँ पे वो कंपनी के आने के बाद ही लिली को चिल्लाने लग जाता है कि तुम असल में कर क्या रहे हो। और साथ ही साथ लिली की हाथ एकदम बदतमीजी से पकड़ के ऐसे मरोड़ने लगता है, जहाँ पे लिली को उस दिन की बात याद आ जाती है जहाँ पे जाओ लिली के हाथ पकड़ता है जैसे कि वो लिली का साथ कभी ना छोड़ पाए। साथ ही साथ पास्ट का एक सीन भी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ एक गुंडे के हाथ से लिली को बचाता है, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। लेकिन समय का हाल देखो, आज वही इंसान लिली की जान लेना चाहता है। फिर से हम रियल टाइम में आ जाते हैं और जैसे ही जाओ लिली की केबिन में आके उसके हाथ में वो बॉक्स देखता है सारे सामानों की, तो वो सब कुछ फेंकने लग जाता है और उसका हाथ मरोड़ के उसे चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पे लिली बहुत ही कामली उसे जवाब देती है कि तुमने तो एक बार पूछने तक नहीं चाहा कि मुझे वो फ़ोटो कहाँ से मिली है। बाद में जाओ लिली को वो फ़ोटो पोस्ट क्या हुआ उसे डिलीट करने के लिए कहता है। हाँ, जाओ का तो बस यहाँ पे आने का एक ही मोटिव था कि वो उस पोस्ट को डिलीट कर दे। इसके साथ साथ उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरी ओर हम डेजी को देखते हैं जो कि टेरेस से गिरने का नाटक कर रही थी। तो ये खबर असिस्टेंट भागते हुए जाओ के पास देने के लिए आता है, तो यूजुअली कुत्ते का पूछ जाओ भागते हुए डेजी की ओर चला जाता है। जहाँ पे डेजी नाटक कर रही थी टेरेस से गिरने के लिए, तो उसके आसपास रहे सारे इंसान उसे समझाने लग जाते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसे अचानक से कोई भी कदम नहीं लेना चाहिए। पर यहाँ पे नाटकी डेजी किसी को भी अपने पास तक नहीं आने देती है, जहाँ पे तुरंत ही जाओ आ जाता है और डेजी को समझाने लग जाता है, जहाँ पे वो नाटक करके जवाब देती है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ बिल्कुल नहीं जी सकती हूँ। इसके साथ साथ जाओ से बचा भी लेता है। बगल में से चुपचाप लिली जा रही होती है अपने सामान को लेकर, जहाँ पे जाओ से रोक के उस फोटो को और उस पोस्ट को डिलीट करने के लिए कह देता है। तो फिर अच्छे तरीके से ही यहाँ पे लिली सोचने लगती है कि अगर 0.01% भी होप बचा हुआ था तो यहाँ पे वो ख़त्म हो गया वो होप। आसपास के सारे लोग भी उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करे जा रहे थे, मतलब डेजी और जाओ की, साथ में बहुत सारे अप्रिसिएशन, जहाँ पे लिली एकदम बीच में से चुपचाप चली जाती है, जहाँ पे उसे एक बार रोकने या पूछने तक की कोशिश नहीं किया जाओ। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जो कि था उसका वेडिंग का दिन, मतलब लिली और जाओ की वेडिंग डे, जहाँ पे वो बेवकूफ़ जाओ बहुत ही अच्छे तरीके से सज धज के एकदम रेडी होके खड़ा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी शादी को लेके। उसके बाद होस्ट भी आ जाता है स्टेज में और सबको थैंक यू भी कहने लग जाता है कि इस वेडिंग में आने के लिए। इसके साथ साथ ये वेडिंग शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम साथ साथ लिली को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से रेडी हो रही थी, जो कि बहुत ही एस्थेटिक और कूल लग रही थी। पर यहाँ पे उसके कपड़े कुछ और ही थे, कोई भी वेडिंग गाउन नहीं पहनी होती हैं। दूसरी तरफ अब होस्ट वेडिंग स्टेज पर ब्राइड को एंट्री के लिए कहते हैं। तो इसी के साथ साथ सबके नज़रें उस बड़े से दरवाजे की ओर जाते डेजी को देखते हैं, ना कि लिली को।
उसे देख के तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली को, जो कि रेडी होके अपने घर से निकल रही थी अपनी सारे सामान लेकर। जाते वक्त वो घर के आसपास के सारे सामानों को देखने लग जाती है। उसके बाद वो एरिक की फ़ोटो के सामने जाके घुटने में बैठ जाती है और उससे अच्छे से कहती है, एरिक तुम्हें पता है, क्या तुम्हें याद है ये ईयररिंग और नेकलेस तुमने मेरी वेडिंग के लिए ख़रीदा था? ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसके सामने वेडिंग का खुशी कुछ भी नहीं है। मैं इसे हर रोज़ पढ़ा करूँगी और मैं अब जा रही हूँ तुम्हारी आखिरी विश को पूरा करने। इसके बाद वो ऐसे जाने लगती है। साथ ही साथ एरिक की जो वॉच थी वो भी पहनने लगती है और ये वही वॉच थी जो कि उसने खुद इन्वेंट की थी। दूसरी तरफ हम फिर से वेडिंग वाले इवेंट को देखते हैं, जहाँ पे उस स्टेज में चलती हुई डेज़ी स्टेज के ऊपर आ जाती है और कहने लगती है, कहीं मैं वेडिंग में आने के लिए लेट तो नहीं हो गई? जहाँ पे सब लोग कहने लगते हैं कि डेज़ी तुम स्टेज के ऊपर से उतरो, वो तुम्हारी जगह नहीं है, वो ब्राइड की जगह है। जहाँ पे अंकल आंटी मतलब जाओ के मॉम डैड कहने लगते हैं कि नहीं डेज़ी तुम बिल्कुल भी लेट नहीं आई हो, क्योंकि अभी तक यहाँ पे तो ब्राइड आई। तरफ बदमाश डेज़ी आग में घी डालना शुरू कर देती है। शायद वो वेडिंग में आने के लिए ट्रैफिक में ही फंसी हुई हो, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि उसे सोने की बहुत गंदी आदत है, तो शायद वो सो गई हो। ये सुन के तो अंकल आंटी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। यूजुअली वो लोग सोच लगते हैं वेडिंग जैसे इतनी इम्पोर्टेंट डे पे कोई कैसे सो सकता है। उस लड़की तो बदतमीज़ है, उसे कोई तहजीब ही नहीं है, और ऐसी लड़की के साथ हमारा बेटा शादी क्यों कर रहा है? ऐसी लड़की को तो हमारे घर पे आना ही नहीं चाहिए। आसपास के लोग भी कहने लग जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि एक लड़की अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन में कैसे आ नहीं सकती है। उसके बाद अंकल आंटी जाओ को लिली को कॉल लगाने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो कॉल लगाते हुए सोचता है बस एक बार इस शादी को होने दो, उसके बाद मैं उसे देख लूँगा। दूसरी तरफ हम फिर से लिली को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पहुँच गई होती है और वो अपना चेकिंग कंप्लीट कर रही थी, जहाँ पे वो आते हुए जाओ के कॉल देख के पिक कर लेती है, जो चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं पहुँची यहाँ पे, तुम कहाँ तक हो? और बैकग्राउंड में चल रही अनाउंसमेंट एयरपोर्ट की वो सुन लेती है। तो फिर वो तो और भी ज़्यादा भड़क जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि असल में वो कर क्या रही है। उसके बाद लिली कहने लगती है कि मैं एयरपोर्ट में हूँ, जहाँ पे जाओ चिल्लाने लग जाता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि आज हमारा वेडिंग डे है? यही अच्छा होगा जल्द से जल्द रेडी होके यहाँ पे आ जाओ। लिली भी कहने लगती है कि तुम एक काम करो, उस वेडिंग ड्रेस को खुद पहन के खुद से ही शादी कर लो, मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। जहाँ पे जाओ चिल्ला के कहने लगता है कि ये सब मजाक बंद करो लिली। उसके बाद एरिक के नाम लेके वो इमोशनली ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है कि देखो एरिक अपना डैड खो देगा, वो किसी को डैड भी बुला नहीं पाएगा। उसके बाद लिली भी कहने लगती है ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी वो तुम्हें और डैड नहीं बुला सकता है। उसके बाद लिली कहती है देखो मेरी फ़्लाइट की देरी हो रही है तो मुझे अब चलना पड़ेगा। उसके बाद वो उस कॉल को कट कर देती है। उस कॉल के कट होने के बाद एकदम जाओ तो मानो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसके बाद बार बार वो कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर वो कॉल लगता नहीं है क्योंकि लिली ने अब तक उसे ब्लॉक कर दिया था। और इस तरफ गुस्से में आके जाओ तो एकदम स्टेज के ऊपर अपना फ़ोन एकदम पटक ही देता है गुस्से में। आसपास के आए हुए सारे लोग ये सारी चीज़ों को देख के, ये सीन देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पे उसके मॉम डैड भी कहने लग जाते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है, जबकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका बेटा ही नालायक है। और अब तो डेज़ी भी बोलना चालू कर देती है, देखो तुम मुझसे भी ज़्यादा बेटर वीमेन डिज़र्व करते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और ये कहने के साथ साथ ही जाओ डेज़ी की ओर बढ़ते चला जा रहा था। डेज़ी को लग रहा था कि वो डेज़ी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, जब वो खुद ही कह देती है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ शादी के लिए। और साथ ही साथ वो उस रिंग पहनने के लिए अपने हाथ आगे बनाने लग जाता है। पर यहाँ पे तो वो बेवकूफ़ जाओ उसके आशे में एक बाल्टी पानी डाल दे के कहता है कि अपना फ़ोन दे दो, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तुम प्लीज़ अपने फ़ोन से लिली को कॉल करो। उसकी ये ऐसी बातें सुन के तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम पागल हो, उसने तुम्हें छोड़ के चली गई और तुम अभी भी उसे कॉल करना चाहते हो, तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। जहाँ पे जाओ कहता है कि तुम्हें जितना कहा गया है तुम बस उतना ही करो। और ना चाहते हुए भी डेज़ी को कॉल करना ही पड़ता है लिली को। जहाँ पे लिली डेज़ी का कॉल देखता है एयरपोर्ट में और वो तुरंत उसका कॉल पिक कर लेती है और कहने लग जाती है मेरे सामने तुम्हारे नाटक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है डेज़ी।
और इतने में ही वो जाओ की आवाज़ सुन लेती है, जहाँ पे जाओ से कह रहा होता है कि देखो तुम अभी के अभी यहाँ पे वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो देखो ऐसे भी एरिक तुमसे नाराज़ हो जाएगा। जहाँ पे लिली कहती है शायद तुम्हें अभी तक सच्चाई का पता नहीं है, क्या तुम्हें पता है उस न्यू ईयर वाले दिन पे हुआ क्या था। जहाँ पे जाओ पूछने लग जाता है तो लिली जवाब देती है कि वहाँ पे उस दिन एरिक हमें छोड़ के चला गया है। जाओ को अभी तक लग रहा था कि बस वो गुस्से में घर छोड़ के चला गया है, वो उस पर गुस्सा करने वाला था तो बीच में डेज़ी पल बोल पड़ती है कि तुम क्यों से बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, आज तुम्हारी वेडिंग डे है, तुम जल्दी से रेडी हो कि यहाँ पे क्यों नहीं आई हो। जहाँ पे लिली जवाब देती है तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है ना दूसरे के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने का, एक काम करो तुम ही उससे शादी कर लो और दोनों एक साथ शादी कर लो, और अब से मुझे कॉल मत करना। इसके बाद वो उस कॉल को कट कर देती है, साथ ही साथ वहाँ से चली जाती है उसे ब्लॉक करके। ये सारी चीज़ें सुन के सब बहुत ही गुस्सा हो जाता है, साथ ही साथ अंकल आंटी भी काफ़ी गुस्से में होते हैं। आंटी तो कहने लग जाती है अगर इस लड़की ने हमें इतना डाउरी नहीं दिया होता है तो फिर हम तो बिल्कुल भी नहीं रेडी होते कभी भी इस लड़की के साथ शादी करवाने के लिए। यहाँ पे डेज़ी कहने लगती है शायद हमें इस वेडिंग को कैंसिल करना ही पड़ेगा, और वो मनी मन इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही थी। उसके बाद अंकल आंटी इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए कह देते हैं। और यहाँ पे तो जाओ अपने होश में ही नहीं था, वो बार बार कह जा रहा था कि मैं लिली को ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं लिली को ऐसे वेडिंग छोड़ के नहीं जाने दे सकता, मुझे अभी कभी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। और तुरंत ही ये सब कहते कहते वहाँ से भाग के चला जाता है एयरपोर्ट की तरफ। और यहाँ पे डेज़ी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, कितना सब कुछ करने के बाद भी ये लड़का लिली के पीछे पीछे ही भाग रहा है। दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट में लिली को देखते जो कि अपनी चेकिंग कर रही होती है, जहाँ पे उसे इतना मायूस देख के वो चेकिंग वाली भी पूछने लग जाती है कि मैम अब इतने उदास क्यों हो, जब पे वो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताती है। उसके बाद वो ऐसे जाने ही लगती है, इतनी ही देर में उसे पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ को जो घर पहुँच गया था, और वो घर आते ही एरिक की उस फ्यूनरल वाले फ़ोटो को देख लेता है, क्योंकि उस फ़ोटो में ब्लैक कलर का रिबन था, जिस कारण उसे समझ आ जाता है क्योंकि चाइना में उसी फ़ोटो के ऊपर ब्लैक कलर का रिबन चढ़ाया जाता है जो कि इस दुनिया में नहीं है। उसे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था अभी तक कि क्या चल रहा है, और इतने में ही वहाँ पे बाद में डेज़ी आ जाती हैं और आके सारी चीज़ों को इधर उधर बिखरी हुई देखती है, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे जाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और यहाँ पे तो जाओ काफ़ी इमोशनल हो जाता है, साथ में एरिक की फ़ोटो पकड़ कर रोने लग जाता है। वो कहने लगता है इस फ़ोटो को पकड़ के आखिर ये सब कैसे हो गया, तुमने एक बार भी मुझे डैड तक नहीं बुलाया, और मैं भी तो तुम्हें एक बार अपना सन भी नहीं कहा, इतना जल्दी तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो एरिक। उसके बाद उस दिन की बात उसे याद आने लगता है जिस दिन उसने डेज़ी के लिए बीच रास्ते में उन दोनों को अकेला छोड़ दिया था। उसने यह भी याद किया कि लिली ने उस दिन काफ़ी बार उसे कॉल लगाने की कोशिश की थी, पर एक बार भी उसने कॉल पिक तक नहीं किया। साथ साथ उस दिन उसके कॉल के रिप्लाई बहुत ही रूड तरीके से उसने दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि काश एक बार मैं लिली की बात सुन लेता। उसके बाद उसे वो उस दिन की याद आने लगती है, उसी शाम को जहाँ पे वो बार बार कॉल करे जा रहा था खाने के वहाँ पे आने के लिए लिली को, पर वहाँ पे लिली ने तो सीधा ब्रेकअप की बात कर दी थी। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि उसकी वे ऑफ टॉकिंग से भी वो समझ नहीं पाया कि असल में लिली किस चीज़ से गुजर रही है। उसके बाद थोड़ी देर पहले की कन्वर्सेशन को भी वो याद करता है जहाँ पे लिली बार बार कह रही थी कि एरिक हमें छोड़ के चला गया है, पर उसे तो लग रहा था कि एरिक घर छोड़ के चला गया है, लेकिन इस बात के उसे भनक तक नहीं लगा कि असल में एरिक तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। ये सारी पास्ट की बातें सोच सोच के वो घुटने के बल आ जाता है और उस फोटो को अपने सीने से लगा के रोने ही लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। दूसरी तरफ हमें फिर से वो एयरपोर्ट वाली सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली को पीछे से किसी की आवाज़ आई थी, तो उसे लग रहा था कि शायद जाओ आया होगा उसे रोकने। पर यहाँ पे हम न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है छान। छान को एयरपोर्ट आने में लेट हो गया था। उसके बाद वो अपना चेकिंग करवाने लग जाता है, तो लिली भी छान को देखती है, तो जल्दी जल्दी में ना छान का पासपोर्ट नीचे गिर गया था, जिस कारण से लिली उठा के उसके हाथ में दिया, तो छान की नज़र सीधा उसकी वॉच में गई है, जहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हारा वॉच तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जहाँ पे लिली कहती है कि ये मेरे बेटे का है, जहाँ पे छान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसका एक बेटा भी है, तो वो कह भी देता है कि लगता नहीं कि तुम्हारा कोई बेटा है। वो कितने साल का है?
पर यहाँ पे दूसरी तरफ एरिक के नाम सुनते ही उसे उसकी डेथ की याद आ जाती है, तो वो बहुत ही उदास हो जाती है और उसकी डेथ के बारे में उसे बताने लगती है कि बस वो 5 साल तक ही जिंदा रह पाया। ये बात सुन के तो चान को भी काफ़ी बुरा लगता है, तो इस टॉपिक को वो चेंज करने लग जाता है और कहने लगता है कि चलो हमें फ़्लाइट के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो हमें यहाँ पे ही रह जाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों भाग के फ़्लाइट की ओर बढ़ जाता है और दूसरी तरफ हम फिर से घर में जाओ को देखते हैं, जो कि पूरे घर में लिली को पुकार रहा होता है और ढूंढ रहा होता है, पर यहाँ पे लिली तो उसे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ डेज़ी भी वहाँ पे देख रही थी, तो वो एक एक करके अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बताने लग जाती है उसे। वो कहने लगती है कि ये सारी सिचुएशन, ये सब कुछ लिली ने जानबूझकर किया है। तो मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगी कि ये सब तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए वो कर रही है। और साथ ही साथ तो मैंने कल रात को भी एरिक के साथ लिली को डिनर पे जाते हुए देखी थी, तो इतनी जल्दी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सब बातें सुन के जाओ को तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि लिली असल में ये सब क्यों कर रही है। जहाँ पे डेज़ी फिर से कहने लगती है कि आजकल चालाक औरत कुछ ज़्यादा ही है, और तुम्हें पता है ना तुमने उसके बेटे की कितनी ज़्यादा ध्यान रखा है, जिससे कि तुम दोनों शादी कर पाओ और उसका बेटा तुम्हें पापा बुला पाए। और तुम कितने दिनों तक उन लोगों को वेट करवा के रखे थे, इस कारण से शायद लिली तुमसे बदला ले रही है और वो तुम्हें छोड़ के चली भी गई है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम भी उसे भूल जाओ। जहाँ पे जाओ कहता है कि हमारे रिलेशन को 7 साल हो चुका है, जिसके अंदर उसने एरिक को बर्थ किया था, पर हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि हमारे बीच ये सब कुछ हो जाएगा। जहाँ पे बेशर्म की तरह डेज़ी फिर से बोलने लगती है कि तुम उसे भाव मत दो, देखना वो खुद भी खुद यहाँ पे आ जाएगी। इतने में ही उनको आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की। जहाँ पे डेज़ी कहने लगती है कि देखा खुद भी खुद आ गई ना। और वो दरवाजे की आवाज़ सुन के खुशी खुशी जाओ वहाँ पे चला जाता है देखने के लिए, पर यहाँ पे तो लिली नहीं थी बल्कि उसका असिस्टेंट था। जहाँ पे जाओ उसका गला पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे लिली को कहाँ पे छुपा के रखा है। जहाँ पे असिस्टेंट कहने लगता है कि मैंने मैडम को कहीं पे भी नहीं छुपाया, पर मैडम यहाँ पे जाने के पहले यहाँ पे ये चीज़ छोड़ के गया था। जहाँ पे जाओ डॉक्यूमेंट को चेक करता है और शॉक ही हो जाता है। और उसके बाद वो डेज़ी की तरफ देखता है, जहाँ पे डेज़ी कहती है कि जो भी हुआ है तुम सब कुछ भूल जाओ, ऐसे भी 7 साल का ही तो रिलेशन था और हम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। जहाँ पे जाओ उसे वो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहता है, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है डेज़ी? क्या तुम मेरी कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो? हमारे जितने भी फंड्स है उससे भी ज़्यादा तुमने इनक्रिमिनलाइज कर दिया है, जिस कारण से सारे फंड इधर उधर स्पेंड हो चुके हैं। और रही तुम्हारी सीरियस बीमारी की बात, तो तुम्हें कोई भी बीमारी है ही नहीं, ना कि स्टमक एक, ना कि कुछ भी। अभी तक तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे झूठ बोलते आई हो। यहाँ पे तो वो सारी रिपोर्ट्स को देख के डेज़ी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स के थ्रू उसको लिली ने एक्सपोज कर दी होती है। जहाँ पे वो कहने लगती है कि ये सब कुछ सच नहीं है। अजाव भी कहता है कि तुम और कब तक मुझे उल्लू बनाते रहोगी। इस रिपोर्ट में हॉस्पिटल और कंपनी की भी स्टैम्प है, तभी मैं सोचूं तुम कंपनी में इतना मन लगा के काम क्यों करती थी। ये सारी चीज़ों के बाद डेज़ी तो उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लग जाती है। जहाँ पे जाओ बहुत ही गुस्सा में होता है और साथ ही साथ कहने लगता है कि तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुमने मेरी वाइफ और मेरे बेटे से मुझे अलग कर दिया है। तो बेशर्म डेज़ी कहने लग जाती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे भी सारी चीज़ों की नीड है। हाँ, ऐसे भी बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुमसे शादी करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे होना चाहिए। जहाँ पे जाओ एकदम से मना कर देता है उसे। उसने कहा, मैं मानता हूँ कि एक साथ थे हम बचपन से, इसके मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, और ऐसे भी मैं लिली से प्यार करता हूँ। जहाँ पे डेज़ी कहती है कि अभी ये सब बात करके क्या फ़ायदा, जबकि वो यहाँ से जा चुकी है, और ऐसे भी आगे की लाइफ तुम्हें मेरे साथ ही केवल स्पेंड करनी पड़ेगी। जहाँ पे जाओ साफ साफ उसे मना कर देता है। तो यहाँ पे डेज़ी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहने लग जाती है कि अगर मेरे साथ तुम्हें लाइफ बिताना ही नहीं है तो फिर मुझे होप्स क्यों दिया तुमने। तो उसकी बातों से जाओ को रियलाइज़ होता रहता है कि इस सब के पीछे सबसे ज़्यादा गलती जिस इंसान की है वो है जाओ की है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को बढ़ावा जाओ नहीं खुद दिया है। बार बार वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर भागते हुए डेज़ी के पास चला गया था। आज सीन यहाँ पे ही कट हो जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं ये स्टोरी बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जहाँ पे हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं।
हर 5 साल बाद हमें एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती है जिसकी नाम होती है एमी, और वो लिली को मम्मी करके पुकार रही होती है। जहाँ पे वो अपनी मम्मी से पूछ रही थी, आखिर आप यहाँ पे क्यों आए और आप इस जगह से इतना ज़्यादा कनेक्टेड क्यों है मम्मी। जहाँ पे लिली उसे बताती है कि यहाँ पे तुम्हारा बड़े भाई पला बड़ा था, और यहाँ पे हम एमी के हाथ में वही वॉच को नोटिस करते हैं जो कि एरिक के हाथ में हुआ करता था। उसके बाद उनके कन्वर्सेशन के पास छान आ जाता है और कहने लगता है, ओफो तुम दोनों कितने तेजी से भागते हो। जहाँ पे एमी बहुत ही प्यारी तरीके से उसे चिढ़ा रही थी कि तुम तो बिल्कुल ओल्ड पर्सन बन गए हो, तुम हम दोनों को कभी भी कैच नहीं कर सकते, तुम एकदम टाटा जैसे हो, एकदम स्लो। दूसरे सीन में हम देखते हैं जाओ को, जो अपने केबिन में बैठ के अभी भी उन तीनों के फ़ोटोज़ देखे जा रहा था और बार बार उसे दिन को याद करे जा रहा था जहाँ पे वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पर यहाँ पे उसकी खुद की गलती के कारण उसने तीनों की तीनों ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। इतने में वहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके देने लग जाता है। और इतने सालों बाद वो पास्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसे दे रहा था कि लिली आपकी वेडिंग वाले दिन को ही साउथ पोल चला गया था और वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। पर ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे वो अकेली गई थी, उसके साथ कोई भी बच्चे नहीं था। तो हमें डाउट है कि यहाँ पे एरिक उसे आखिरकार उसने रखा है कहाँ पे। इतने में ही यहाँ पे जाओ असिस्टेंट से प्रिपरेशन करने कहता है जैसे कि वो जाके लिली से मिल पाए। पर इतने में ही चांद जाओ को अपने क्लाइंट का टेक्स्ट आने लगता है जहाँ पे वो प्लान को कल के लिए पोस्टपोन करने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ हम छान और लिली को देखते हैं जो कि मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और उनके साथ प्यारी सी एमी भी थी। छान लिली से कहे जा रहा था कि तुम इस कंपनी की मीटिंग में आने का रास्ता ऐसे निकाला जैसे कि सालों सदियों से तुम इस कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हो। कहीं तुम अब लवर से तो यहाँ पे छुपके मिलने नहीं आती थी। जहाँ पे लिली कहती है कि शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि मैं 7 साल से भी ज़्यादा इस कंपनी में काम कर चुकी हूँ, तो इसी वजह से मुझे इस कंपनी की हर एक चीज़ों के बारे में पता है। जहाँ पे जान कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसी वजह से शायद हम आज की इस डील को डिस्क्लोज कर पाएंगे। जहाँ पे लिली कहती है कि देखो हमारा डील तो बहुत अच्छी है, पर मैंने सुना है यहाँ का प्रेसिडेंट बहुत ही अकड़ू है। उसके बाद जान कहता है कि जाने भी दो, ऐसे भी वो ज़्यादातर अपने प्राइवेट मैटर में उलझा हुआ रहता है, कंपनी की तरफ तो वो ध्यान देता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि लिफ्ट से निकलकर उस मीटिंग रूम की तरफ जा ही रहा होता है। हर इतने में यहाँ पे डेजी आ जाते हैं, पर डेजी को हम यहाँ पे ब्रांडेड कपड़ों में नहीं बल्कि एक स्टाफ के कपड़े में देखते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाती है कि डेजी यहाँ पे नॉर्मल साफ सफाई की काम करती हैं। हर वो उस मीटिंग रूम के बाहर खड़ी होने के हाथ की वो वॉच वो नोटिस करता है और उसे एरिक के बारे में याद आने लग जाता है और इसके साथ साथ वह एमी के बारे में पूछने लग जाता है। जहाँ पे छान बताता है ये हमारे डिज़ाइनर की बेटी है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो वॉशरूम में अपने फेस वॉश कर रही थी क्योंकि वो हद से ज़्यादा नर्वस थी। हर इतने में ही पीछे से डेजी आ जाती है और वो समझ जाती है कि यही लिली है और वो कहने लग जाती है कि तुम इतने सालों बाद यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। हर डेजी की ये हालत देख के तो लिली एकदम शॉक ही हो जाती है। तो वो पूछने लग जाती है जॉली कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गया, तुम इस हालत में क्यों हो। जहाँ पे डेजी भी काफ़ी गुस्से में बताती है कि इस सब के जिम्मेदार बस तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है आज मेरे साथ, जहाँ पे मुझे ऐसा क्लीनिंग स्टाफ काम करना पड़ रहा है। जहाँ पे लिली कहती है ये सही है, तुम्हें तुम्हारा कर्मों का सज़ा मिल रही है। जहाँ पे डेजी कहने लगती है कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ उस बच्चे को जाओ एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर मैं कह देती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जहाँ पे लिली उसे याद दिलाती है कि 5 साल पहले वो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई थी और यहाँ पे वापस भी वो अपनी मर्जी से ही आई है। और यहाँ पे वो बिल्कुल भी जाओ के लिए एटलीस्ट नहीं आई है। और यहाँ पे वो टोन मारते हुए डेजी को बताती भी है कि लगता है जाओ के साथ रहने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। ये बात सुन के तो डेजी उसे उल्टा सीधा सुनाई जा रही थी। जहाँ पे लिली कहती है मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ ये मेरी ज़िंदगी है और इसके डिसीजन भी मेरे हाथों में है और मैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ हूँ। मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ पे जाके रहूँगी, इसके लिए मुझे तुमसे परमिशन एटलीस्ट नहीं लेना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस मीटिंग रूम के अंदर देखते जहाँ पे जाओ और जान साथ में एमी इंतज़ार कर रहे होते लिली के लिए। और यहाँ पे तो जाओ को अभी तक पता नहीं था कि वो डिज़ाइनर जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहा है वो असल में लिली है। इसके बाद जाओ जान से कहने लगता है कि लगता है आपका डिज़ाइनर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। मीटिंग को स्टार्ट हुए
आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया और आपका डिज़ाइनर अभी तक यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। तो बाद में एमी कहने लग जाती है क्यों ना मैं मम्मा को कॉल लगा दूँ। इसके बाद वो अपने वॉच से अपनी मम्मा को कॉल लगाने लगती है। जाओ को ये वॉच बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था इसके फीचर्स की वजह से। जैसे वो पूछने लगा कि ये वॉच तुम्हारे पास कैसे आया, जहाँ पे एमी कहने लगता है कि ये वॉच मेरा भैया का था, तब ये मेरी मॉम ने मुझे दे दी है। इसके बाद जाओ से उसका भैया का नाम पूछने लग जाता है, जहाँ पे एमी कहती है मुझे मेरे भैया का नाम बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन हाँ मॉम मेरे भाई को एंजल करके पुकारते हैं और वो तो फिलहाल हेवन में है। और ये बात सुन के जाओ कंफर्म हो जाता है कि उसका भाई शायद अब इस दुनिया में नहीं है। हर मन उसे बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा था कि यहाँ पे एरिक तो नहीं है उसका भाई, पर यहाँ पे तुरंत उसका शक मिट जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अभी तक एरिक जिंदा है, मरा नहीं है। और इतनी देर में चान को लिली के कॉल आने लग जाता है, जहाँ पे लिली कहने लगती है सॉरी मैं आज इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इस वजह से मुझे शायद घर जाना पड़ेगा। इसके बाद चान कॉल कट होने के बाद जाओ से माफ़ी मांगता है और कहता है आज वो इस मीटिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे जाओ कहने लगता है तुम्हारे डिज़ाइनर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर तुम्हें यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के तो जान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। पर यहाँ पे जाओ कहता है कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिना किसी डिस्कशन के इस डील को कंफर्म करती हूँ और मैं इसे साइन आज ही कर दूँगी। कोई भी डिस्कशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस प्रोडक्ट को पढ़ लिया है और मुझे काफ़ी पसंद आया है। चांद तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि विदाउट एनी नेगोशिएशन ये डील कंफर्म हो चुका है। तो ये कि 5 साल से मैं तुम्हारी कंपनी में एज अ स्वीपर काम कर रही हूँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरे लिए बुरा फील नहीं होता। जहाँ पे जाओ कहने लगता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें एटलीस्ट पुलिस के हवाले नहीं किया हूँ, एज अ फ्रेंड कम से कम मैंने तुम्हें जॉब में रखा है, नहीं तो तुम तो जेल में रहना डिजर्व करती हो। बाद में जब वो जावा से जाने लगता है तो तुरंत डेज़ी कहने लगती है कि तुम मेरे साथ इसलिए कर रही हो ना ये सब क्योंकि लिली वापस आ चुकी है। ये बात सुन के तो जाओ एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, साथ में बहुत शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या लिली वापस आ चुका है। और ये बात सुन के तो एक सेकंड में उसे रिग्रेट होने लगती है डेज़ी को कि शायद जाओ को अभी तक पता नहीं था इस बारे में। तुरंत ही वो बात को घुमा देती है और कहने लगती है कि तुम्हें यही लगता है ना कि वो वापस आएगी, पर वो बिल्कुल भी वापस आने वाली नहीं है और अभी भी तुम्हारे पास मौका है मेरे पास आने के लिए। और ये सारी बातें सुन के मायूस होकर वो गुस्सा होकर चला जाता है यहाँ से। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद हम एक इवेंट में देखते हैं जहाँ पे जान के साथ एमी थी और पेस्ट्री को खा रही थी, जहाँ से जाओ भी उसे दूर से रिकॉग्नाइज कर लेता है, एमी को पेस्ट्री खाते हुए देख लेता है और उसे देख के बार बार उसे एरिक की याद आ जाता है। उसके बाद जाओ उनके पास आकर उनसे बात करने लग जाता है और वो एमी से अपनी मम्मी के बारे में भी पूछती है, जहाँ पे एमी कहती है कि मेरी मम बहुत ज़्यादा काम करती है, इसी वजह से वो बहुत बिजी रहती है, पर वो बहुत जल्दी इस इवेंट में हमारे साथ ज्वाइन करेंगी क्योंकि ये डिज़ाइन उनकी जो है। इसके बाद वो जान से पूछने लग जाता है कि ये बेटी तुम्हारा है, जहाँ पे जान कहता है कि नहीं मैं इसका पापा तो नहीं हूँ पर इसका डैड ज़रूर बनना चाहता हूँ, ये मेरी डिज़ाइनर की बेटी है और मैं 5 साल से परस्यू करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे डिज़ाइनर को, पर वो तो है जो मेरी प्यार में पड़ ही नहीं रही है। तो ये बात सुन के जो हंसने लग जाता है और कहने लगता है चलो कोई ना, कोई तो एटलीस्ट मेरे जैसे आशिक निकला। मैं यहाँ पे 7 साल से भी ज़्यादा किसी के इंतज़ार करते आ रहा हूँ, पर उस इंसान ने कुछ ज़्यादा ही गहरी सज़ा दी है मुझे। जहाँ पे जान कहने लगता है कि सज़ा का तो पता नहीं, पर किसी अपने के लिए ख़ास करके किसी से लव करते उसके लिए इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल होता है और साथ ही साथ वो उतना अच्छा भी होता है क्योंकि हमें कम से कम ये तो समझ में आता है कि हमारा बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आशा करती हूँ आपको आपका प्यार जल्दी ही मिल जाए। उसके बाद जान से बात करने के बाद उस इवेंट में पीछे एक लड़की को दूसरों से बात करते हुए वो पीछे से देखता है और उसे देखते ही उसके दिमाग को ट्रिगर होता है, उसे लगता है कि वो लिली है और उसकी तरफ वो धीमे धीमे बढ़ रहा होता है और इस धीमे धीमे जाने के चक्कर में डेज़ी बीच में आ जाता है और रास उसे रोक भी लेता है और वो तो उसे वहाँ से जाने तक नहीं दे रही थी। और साथ ही साथ 5 साल पहले की बात उसे याद दिलाने लग जाती है डेज़ी कि क्या तुम्हें पता है इस बैंक्वेट हॉल में ही 5 साल पहले एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी और उस इवेंट में सबके सामने मैंने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था और तुमने ही तो मेरी मदद की थी ना,
तो फिर वापस से तुम मुझे मदद क्यों नहीं कर रहे हो? जहाँ पे जाओ उसे कहता है कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो और कहता है कि तुम एक स्टाफ की नौकरी भी डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हें जितना दिया गया है उसमें ही खुश रहो, अदरवाइज़ मैं इस नौकरी से भी तुम्हें निकाल दूंगा। इसके बाद उसका पीछा छुड़ा के जब वो उस लड़की के पास जाने ही वाला होता है कि वो लड़की तो वहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो हो चुकी है, जिस कारण से शायद मुझे लंग कैंसर भी हो सकती है। ये सारी बात सुन के तो जाओ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और एमी भी पीछे से ये सारी बात सुन रही होती है। इसके बाद वो भाग के जाओ के पास चली जाती है और पूछने लगती है क्या तुम डॉक्टर हो? जहाँ पे जाओ मना कर देता है कि नहीं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जहाँ पे एमी डेज़ी से बोलने लगती है अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो फिर तुम यहाँ पे अंकल को क्यों परेशान कर रहे हो? और ये बात सुनते ही जाओ को लिली की याद आ जाती है, क्योंकि एज अ सेम बात ही लिली भी कही थी। ये बात सुन के तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे बार बार लिली की याद ही आ रही जा रही थी। दूसरी तरफ तो डेज़ी गुस्से में उस छोटी सी बच्ची को मारने वाली थी। तुरंत वो लोग उसे रोक देते और छान तो यहाँ पे बहुत ही भड़क जाता है और इस पर बहुत ही सुनाने लग जाता है। वो डेज़ी को सुनाने लग जाता है कि तुम्हारा तो स्टमक एक है ना, पर यहाँ पे एक बच्चे को मारने के लिए तुम्हारे पास तो काफ़ी एनर्जी है। भरी आई पेट दर्द की बहाना करने वाली। यहाँ पे जाओ पता नहीं क्या सोच के मुझसे फिर से एक बार उसके भाई के बारे में पूछने लग जाता है और उसके नाम के बारे में, जहाँ पे मी बहुत ही प्यार से जवाब देती है कि ये तो पता नहीं, पर लास्ट टाइम मैंने अपने मम्मी से पूछा था तब मेरे मम्मा ने बताया था मेरे भाई के नाम एरिक है। और इस एरिक का नाम सुन के जाओ बिल्कुल शॉक हो जाता है। हर इतने में इवेंट के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। हर इतने में ही लाइट वाली फोकस सीधी के सीधी इवेंट की स्टेज में चली जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर आ जाती है, मतलब प्रोजेक्ट डिज़ाइनर, जो कि यहाँ पे होती है हमारी लिली। उसे देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा उछलने लगती है और इसकी आवाज़ सुन के जाओ एकदम से पहचान जाती है। और जैसे वो पीछे मुड़ के लिली को देखती है वहाँ पे ही वो स्टैचू बन जाता है। लिली भी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक तो होती है, पर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं सबको। इसके बाद अपना स्पीच ख़त्म करने के बाद वहाँ से जा रही थी, तो जाओ को लग रहा था कि वो शायद जाओ के पास आने वाली है, पर लिली यहाँ पे उसे इग्नोर करते हुए सीधा छान के पास चली जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो छान लिली बाहर निकल ही रही होती है कि वहाँ पे जाओ आके उनको रोकने लग जाता है और लिली से कहने लग जाता है कि देखो हम फिर से पहले जैसे बन जाते, सारी चीज़ें एक दूसरे के रिश्ते ठीक कर लेते हैं, और तुम पहले ये बताओ एमी किसकी बेटी है? पर यहाँ पे लिली जवाब देती है इस बारे में तुम्हारे जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो उसे लगने लग जाता है कि क्या पता जान ही शायद एमी के फादर हो। और ये सब सोचने के बाद वो चिल्लाने लग जाता है उसके ऊपर और कहने लगता है कि यहाँ पे मेरे एरिक का क्या होगा और तुमने उसे कहाँ पे छुपा के रखा है? ये बात सुनते ही तो लिली बहुत गुस्से में आ जाती है और फटाक से एक थप्पड़ लगा देती है साओ को और कहने लगती है कि तुम पास्ट की बातें लेके और कब तक चिपके रहोगे। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे के साथ साथ उसे सारी बातें समझ आ जाता है और यहाँ पे छान को भी सब समझ में आ रहा था। हर इवेंट के बाद बाहर आके वो लिली से पूछने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि एरिक ही चाओ का बायोलॉजिकल सन है। जहाँ पे लिली हाँ करती है तो जान फिर से एक बार बोलने लग जाती है, तो इसी वजह से तुम इतने दिनों से मुझे चांस नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे लिली समझाती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जान कहता है कि मैं समझ सकती हूँ, डोंट वरी, तुम्हारी फीलिंग शायद अभी तक अटैच होंगी उसके साथ। उसके बाद लिली उसे समझाने लग जाते हैं कि देखो, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी हम दोनों के अंदर कोई भी ऐसा फीलिंग्स नहीं आया था, और यहाँ पे एमी उससे तो मैं अडॉप्ट की हूँ ना, और उसे अडॉप्ट करने के बाद मेरी सारी लोनलीनेस चली गई थी और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और मैं मेरी लाइफ में एमी के साथ बहुत खुश हूँ। हर इतने में यहाँ पे जाओ आ जाता है जो कि इन तीनों को एक साथ मुस्कुराते हुए देखता है। हर ऐसे साथ में मिर्ची भी लग जाता है और यहाँ पे बाद में लिली कहने लग जाती है कि मैं अभी जाके मेरे बेटे से मिलने वाला हूँ एरिक से। जहाँ पे दूर से खड़े हुए सुन रहा था जाओ, तो वो सोचने लगता है कि अब फाइनली मैं मेरे बेटे से मिल सकता हूँ। अगले सीन में हम देख करने के लिए कार में बैठती है, जहाँ पे उसके बगल वाले सीट में आके जाओ बैठ जाता है। हर वो उसका जिद होता है कि वो भी एरिक से मिलने जाएगा, जहाँ पे लिली बार बार उसे कार से उतरने के लिए कहती है, पर जाओ कहता है नहीं, मैं एरिक को एक बार बस डैड कहते हुए सुनना चाहता हूँ, उसके बाद पक्का मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लिली भी मान जाती है और कहती है ठीक है। उसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। हर वो लोग ठीक उसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पे 5 साल पहले
जाओ ने उस सुनसान रास्ते में उन लोगों को छोड़ दिया था, जहाँ पे जाओ पूछने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गई। हाँ ठीक लिली वहाँ पे कहती है, जहाँ पे जाओ कहता है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। पर यहाँ पे बहुत ही रूडली लिली जवाब देती है, तो मैं क्या करूँ, तुम यहाँ पे टैक्सी से भी जा सकते हो आगे। पर ना चाहते हुए भी यहाँ पे जाओ को उतरना ही पड़ता है। तुरंत उतरने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और साथ ही साथ लिली की कार की नंबर प्लेट को ट्रेस करने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ तो लिली वहाँ पे आई हुई थी, मतलब एरिक के ग्रेवयार्ड पर। साथ ही साथ वहाँ पे आके वो एरिक से माफ़ी मांगने लगती है, उसे फ्लावर बुके भी देती है। वो बार बार माफ़ी मांगती रहती है अपनी गलती के लिए कि उस दिन पास होते हुए भी उसने उसकी जान नहीं बचा पाई थी। हर बात में इतनी में ही यहाँ पे जाओ पहुँच जाता है, जो कि अपने बेटे की इस ग्रेवयार्ड को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और एकदम बौखला जाता है। वो बहुत ही रोने लगता है, पर साथ ही साथ वो सारे ब्लेम लिली पर डालने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने मेरे बेटे से मुझे दूर रखा है, इसी वजह से देखो उसकी आज ये हालत है। यहाँ पे लिली चिल्लाने लगती है और कहती है इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ, यहाँ पे सारी गलती तुम्हारी है। इसके साथ साथ उस दिन की बात उसे अच्छे से याद दिलाने लग जाती है लिली। इसके बाद जाओ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि जब एमी ने उसके भाई के बारे में बात किया तब तक उसे एरिक के बारे में बार बार क्यों याद आ रहा था। जाओ बहुत ज़्यादा रोता है, साथ ही साथ लिली से माफ़ी भी मांगता रहता है, पर यहाँ पे वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इसके बाद वो एमी को लेके वहाँ से चली जाती है। वो लोग सीधा अपने पुराने घर आ जाते हैं और वहाँ पे कुछ दिन स्टे करने के बाद वो लोग फिर से पैकिंग करने लग जाते हैं वापस जाने के लिए। हर यहाँ पे जाओ से मिलने के लिए आ जाता है। हर बार एक एकदम आखिरी मौका मांगने लग जाता है। उसे नीचे देखकर एमी को ऊपर जाने के लिए कहती है खेलने के लिए, और वो जाओ को समझाने लग जाती है कि हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो शुरुआत में बहुत ठीक था, पर अब इस टाइम पे हम दोनों ही बदल चुके हैं, खास करके तुम्हारे मौका गंवा दिए, और इस टाइम पे एक और चांस तुम बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो। पर यहाँ पे वो बार बार माफ़ी मांग के बार एक ही बात करे जा रहा था, जहाँ पे लिली कहती है कि तुम अगर मुझे इतनी सी भी रेस्पेक्ट करते हो तो फिर कभी भी तुम ये बात मुझे दोबारा नहीं कहोगे। ये बात सुन के तो जाओ यहाँ पे चुपचाप चले जाता है यहाँ से, जहाँ पे वो लोग मतलब लिली और एमी यहाँ से जाने लगते हैं और वापस से उनके सामने जाओ आ जाता है और कहने लगता है कि इस बार मैं बिल्कुल भी तुमसे चांस मांगने नहीं आया हूँ, क्या प्लीज़ एक आखिरी बार तुम्हारे जाने के पहले मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हर जाओ की ये हालत देख के उसे वो पुराने जाओ का याद आने लगता है, जब पहली बार उसे गंडे के हाथों से जाओ ने बचाया होता है। और साथ ही साथ वो ट्रॉमाटाइज था जिस टाइम पे वो पूरे रात तक उसे होल्ड करके बैठा हुआ था, ये कहते हुए कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पूरी लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट करता रहूँगा। पर ऐसा भले ही कुछ सच नहीं होता, पर रियल टाइम पे वो लोग फिर से एक बार एक दूसरे को एक आखिरी हग कर लेते हैं। लिली कहती है हग इसी वजह से मैंने तुम्हें किया जिससे कि मैं तुम्हें एक प्रॉपर गुड बाय कह सकूँ, और अब से मैं तुमसे कांटेक्ट में भी नहीं रहूँगी। इसके बाद वो अपना सामान कार की डिक्की में रखने लग जाती है। और दूसरे साइड से हम देखते हैं डेजी को, जो कि कार को बहुत ही रफली ड्राइव करते हुए लिली की ओर भारी ही जा रही थी, और वो लिली को टक्कर मारने वाली थी कि जाओ को वो दिख जाता है और वो बीच में आ जाता है, और ये कार बहुत ही तेज़ी के साथ जाओ को लग जाता है और ऑन द स्पॉट बहुत ही ज़्यादा खून बहता है उसका। हर लिली बार बार रोते हुए उसे आखिरी दम तोड़ने के लिए मना करता है और उसे पकड़ के रखता है, कहता है हिम्मत रखो एम्बुलेंस जल्द ही आ जाएगा। जहाँ पे आखिरी शब्द के तौर पे जाओ कह रहा होता है कि नहीं, मुझे मेरे कर्मों के फल मिल रहा है, अब मैं अपने बेटे एरिक से मिल पाऊँगा हेवन में जाके, उसके बाद मैं उसके साथ पल बिताऊँगा और ऊपर से ही तो मैं देखता रहूँगा। यहाँ पे लिली को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रही थी और बहुत रोए जा रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे अटैच है, बल्कि इसलिए कि आज लिली की वजह से किसी और की जान जा चुका है। ऐसे के साथ साथ यहाँ पे जाओ अपना दम तोड़ देता है। हाँ, यहाँ पे कुछ समय बाद हम फिर से वो ग्रेवयार्ड में लिली को आते हुए देखते हैं, जहाँ पे एरिक के बगल में ही उसके डैड मतलब जाओ की ग्रेवयार्ड होता है। और यहाँ पे एमी के साथ लिली उन दोनों को विजिट करने के लिए आई थी। हर वो मनी मन विश करे जा रही थी कि ह्यूमन वर्ल्ड में भले ही ना सही, कम से कम हेवन में तो ये दोनों साथ रहेंगे और एरिक कम से कम अपने डैड को मिल पाएगा और डैड के भी बुला पाए। हर इसी इमोशनल सीन के साथ आज का ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय।